कि राफेल हवाई जहाज ढोने वाला एक शिप है, पानी में चलने वाला जहाज है। ऐसी लेखिका है ये, इसका नॉलेज ये है। कभी ये सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के कारण जेल गई थी, फाइन दिया। कभी इसने इंडियन आर्मी के बारे में कहा कि इंडियन आर्मी 1947 से ही लगातार भारतीयों को ही मार रही है, मणिपुर में, मेघालय में, कश्मीर में, यहाँ वहाँ। जिसके बदले ये इसने 2009 में ये स्टेटमेंट दिया था। 11 साल के बाद अभी जनवरी फरवरी में उसके लिए माफ़ी मांगी। उस समय गलती हो गई थी। तो ये ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के गलती करते हैं, और जब इनके कमेंट्स पर चर्चा होती है तो हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांग लेते हैं। इसने और भी न जाने इतने बकवास, इतने पागल वाले स्टेटमेंट सब दिए हैं जो आप लोगों को जानकारी होगी। फिर भी कुछ इनके स्टेटमेंट्स मैं बताता हूँ। जैसे ये कश्मीर की आज़ादी की समर्थक हैं। इनका कहना है कि कश्मीर तो कभी इंडिया का पार्ट रहा ही नहीं। 1998 में जब वाजपेयी जी की सरकार में पोखरण 2 हुआ था, यानी कि एटॉमिक बम का परीक्षण हुआ था, तो उसको भी इन्होंने कंडेम किया था, उसकी निंदा की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देश के बहुत सारे गरीब भूखे मर रहे हैं और इनको एटॉमिक टेस्टिंग की सूझ रही है। यानी देश की सुरक्षा इस लेडी के लिए कोई मायने नहीं रखती है। गुजरात, महाराष्ट्र, इन दोनों के लिए फ़ायदेमंद जो नर्मदा डैम प्रोजेक्ट है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, उसमें मेधा पाटकर से के साथ मिल करके इसने खूब विरोध किया। अफ़गानिस्तान या इराक में जो यूएस इन्वेजन हुआ उसकी खूब बुराई की। यूएस की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी हमेशा इसने उसकी मुखालफत की है। मोहम्मद अफजल, जिसको अफजल गुरु भी कहते हैं, जिसने पार्लियामेंट पर अटैक किया था, उसको 2013 में फांसी दे दी गई थी। उस इंसान को इसने कहा था कि प्रिजनर ऑफ वार है, और पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था उसको इसने जस्टिफाई किया था। यानी देश की सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा पर अटैक होता है, वह इसकी नज़र में बिल्कुल सही है। मुंबई में जो अटैक हुआ था, जिसमें ताज होटल वगैरह पर अटैक हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, उस 2018 के नवंबर में, उसको इसने कहा कि ये जो मुंबई अटैक है, कश्मीर को जो इंडिया ने दबा कर रखा हुआ है अपने पास, उसका एक फॉल आउट है, यानी उसका साइड इफेक्ट। इसने ये भी कहा कि जो इंडिया में नक्सलाइट्स हैं, जो लोगों का दिन रात मर्डर करते रहते हैं, बहुत बर्बरता के साथ मर्डर करते रहते हैं, उसको इसने करार दिया है कि ये पैट्रियोट्स हैं, जो हाथ में लिए हुए गांधीवादी हैं, हाथ में बंदूक लिए हुए गांधीवादी देशभक्त हैं ये नक्सलाइट्स। और उनके खिलाफ जो सरकारी कार्रवाई होती है, जो फोर्स कार्रवाई करती है, उसको इस लेडी ने कहा कि भारत के जो सबसे गरीब लोग हैं उनके ऊपर ये युद्ध है। इसने अन्ना हजारे के मूवमेंट को भी की भी खूब निंदा की थी, खूब भर्त्सना की थी, और उसने कहा कि लोकपाल भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाएगा। जब हमारे आज के सर्वप्रिय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया था, तो इस लेडी ने कहा था कि दिस इज द हाईएस्ट ट्रेजेडी ऑफ दिस सेंचुरी। नरेंद्र मोदी को इसने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा सैन्यवादी
और आक्रामक व्यक्ति है और इससे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को खतरा हो जाएगा। इसने CAA का विरोध किया। जो लोग CAA के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे उनको पूरा सपोर्ट किया। और जब NPR और NRC की बात हुई तो इसने कहा था कि जब तुमसे कोई नाम पूछे तो अपना नाम रंगा और बिल्ला बताना, और एड्रेस पूछे तो प्रधानमंत्री का जो सरकारी आवास है यानी 7 डेज कोर्स उसका बता दें। रंगा और बिल्ला आप लोगों को पता होगा, ये दो ऐसे नराधम थे, नृशंस व्यक्ति थे जिन्होंने एक सेना अधिकारी की पुत्री सुश्री गीता चोपड़ा और उनके भाई संजय चोपड़ा का मर्डर किया था। और गीता चोपड़ा के साथ उसने दुष्कर्म किया था। उस रंगा बिल्ला इनको हिंदुस्तान का हर आदमी दिखाई देता है। बहुत शौकीन महिलाएं हैं, सिगरेट पीना, दारू पीना इनको बहुत अच्छा लगता है। और इन्होंने कहा कि जब इनसे पूछा गया कि आपके दूसरे पति प्रदीप कृष्ण जी से अभी कोई संबंध है कि नहीं, तो इन्होंने कहा कि हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में हमारे बहुत सारे स्वीट हार्ट्स हैं और उनको हरम की संज्ञा दी। यानी मैडम का बहुत सारे लोगों के साथ बहुत अंतरंग संबंध है। तो इस तरह की मैडम है ये माओवादी, और अधिकांश माओवादी ऐसे ही होते हैं, बल्कि अधिकांश क्या, लगभग सारे माओवादी ऐसे ही होते हैं। इस लेडी के बारे में मैं आपको इतना ही बता दूं कि इसको ये पता नहीं है कि ये शिलोंग में पैदा हुई थी या केरल में पैदा हुई थी। इसको ये पता नहीं है कि ये 1959 में पैदा हुई थी या 1960 में पैदा हुई थी या 1961 में पैदा हुई थी। इसको ठीक से यह भी पता नहीं है कि इसके पिता राजीव राय, जो कि कलकत्ता के हिंदू थे, बंगाली हिंदू थे और शिलोंग में एक चाय बागान में मैनेजर थे, वो इसके सचमुच के पिता हैं कि नहीं। अब ऐसी जो माओवादी लेडी होगी उसको तो NPR और NRC से खतरा महसूस होगा ही, CAA से भी खतरा महसूस होगा। खैर, जब ये 2 साल की थी तो इसके माता पिता के बीच में डिवोर्स हो गया। इससे एक बड़ा भाई है जिसका नाम है ललित कुमार क्रिस्टोफर राय, यानी हिंदू और क्रिश्चियन मिला हुआ। इसके फादर अगर राजीव राय थे तो इसकी मदर मलयाली सीरियन क्रिश्चियन थी जिनका नाम था मेरी राय। राय इसलिए क्योंकि हस्बैंड का सरनेम राय था। डिवोर्स के बाद वो वापस केरल चली गई। कुछ दिनों तक वहाँ रहने के बाद केरल यानी अपनी मदर के यहाँ चली गई, मदर फादर के यहाँ। कुछ दिन रहने के बाद वो तमिलनाडु में ऊटी चली गई। लगभग 3 साल वहाँ रहने के बाद उसके भाई ने उसको वहाँ से हटा दिया। वो फिर से केरल के कोट्टायम जिले में आयमानम नाम के गांव में चली गई। बीमार रहती थी अस्थमा से, इसलिए, और डिवोर्स वगैरह हो गया था। इसके कारण वहाँ के समाज के लोग इसको अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। इसके कारण ये अपने बच्चों पर अक्सर झुंझलाती रहती थी, पिटाई भी कर देती थी और उनको एक तरह से आतंकित रखती थी। ऐसे माहौल में
मैडम सुजाना अरुंधति राय का बचपन गुजरना शुरू हुआ। कठिनाइयों का दौर था। भोजन वगैरह की व्यवस्था भी भीख मांग करके हो रही थी। आसपास के सभ्य परिवार के लोग इन लोगों से कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे, तो मजदूर परिवारों के जो बच्चे होते थे उन्हीं के साथ इनका खेलना कूदना होता था, मिलना जुलना होता था। जब ये 10 साल की हुई तो इनका फॉर्मल एजुकेशन शुरू हुआ। 6 साल तक फॉर्मल एजुकेशन में रही। 16 ईयर्स के एज में ये लेडी वहाँ से भागकर, केरल से भागकर दिल्ली आ गई। दिल्ली में निजामुद्दीन में झुग्गी बस्ती है, उसमें जा कर के एक खोली इसने किराए पर ली। साथ में इनका बॉयफ्रेंड कहें या लाइफ पार्टनर कहें, वो थे जेरार्ड दा कुन्हा, जो कि गोवा का एक लड़का था। उससे इनकी दोस्ती हो गई, तो ये दोनों निजामुद्दीन की झुग्गी बस्ती में रहने लगे। वही निजामुद्दीन जहाँ पर मरकज भवन है, जो कि तबलीगी जमात का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर। पता नहीं क्यों मैडम को ये जगह क्यों अच्छी लगी। वहाँ पर अपना खर्चा जुटाने के लिए ये मैडम कहा जाता है, खुद कहती हैं कि मैं बियर की खाली बोतलें बेचा करती थी अपना खर्चा जुटाने के लिए। अब बियर क्यों खाली बोतलें इनको कहाँ से मिलती थीं और ये किन लोगों को बेचती थीं, और जिनको बेचती थीं वो बियर की बोतल का क्या इस्तेमाल करता था और कौन लोग थे, ये तो मैडम ही जानती होंगी। और ऐसे लोगों के साथ इनका कैसा संबंध रहा होगा, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। मैं भी अनुमान ही लगा सकता हूँ। इस तरह से ये 4 साल तक जेरार्ड दा कुन्हा के साथ रही। दिल्ली में करीब 2 साल, उसका लास्ट के 2 साल गोवा चले गए लोग। वहाँ पर जाकर के बीच पर केक बेचते थे, कुछ ऐसी चीज़ें बीच पर बेचा करते थे। इनको लगा कि ऐसी ज़िंदगी तो नहीं चाहिए, तो 1977 में से लेकर के 81 तक कुन्हा के साथ रहने के बाद ये मैडम फिर से वापस दिल्ली भाग के आ गई। यहाँ पर इनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स में जॉब मिल गई। कहीं लोधी गार्डन के आसपास कोई छोटा सा कमरा लेकर के किराए पर रहने लगी और 1 रुपया प्रतिदिन के किराए पे साइकिल हायर करती थी, साइकिल से चलती थी। ये जो अर्बन अफेयर्स का इंस्टीट्यूट था, उसी में कई तरह के लोगों से इनके कई तरह के संबंध हो गए। उसी में 1984 में एक प्रदीप कृष्ण नाम के व्यक्ति थे, जिनका चाणक्यपुरी में पारिवारिक घर था। पहले से शादीशुदा थे, उनसे 2 बेटियां थी। उनको एक फिल्म बनानी थी। इस लेडी को देख करके उनको लगा कि जो फिल्म मैं बनाने जा रहा हूँ, उस फिल्म की हीरोइन के लिए बिल्कुल सटीक है। उस फिल्म में जो हीरोइन थी, उसको बकरी पालने वाली और बकरी चराने वाली लड़की के रूप में दिखाना था। उस काम के लिए ये मैडम प्रदीप किशन जी को बहुत अच्छी लगी, फिल्म भी बनी। और इस ढंग से 1-2 और ऐसे छोटे मोटे काम करने के बाद ये स्क्रीन प्ले वगैरह भी, मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह लिखना इन्होंने शुरू किया। उससे भी कुछ पैसे आने लगे। और 1992 में इन्होंने प्रदीप कृष्ण से शादी कर ली या बिना शादी के उनके घर में जाकर रहने लगी। दोनों में से कोई भी एक बात हो सकती है, ये क्लियर नहीं। उसके बाद 1992 में ही इन लोगों ने, दोनों ने मिल करके
मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में जो वन विभाग है, जहाँ पर जिसको आप स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का लैंड कह सकते हैं, वहाँ पर जा कर के धोखा छल कपट करके इन लोगों ने बहुत सारी ज़मीन कब्जा कर ली। उसमें से कुछ बेच दिया और बेच करके जो ज़मीन बची हुई थी उसमें फर्स्ट क्लास बंगला बना लिया। सरकार के तरफ से इनको नोटिस मिलता रहा, कोर्ट के तरफ से नोटिस मिलता रहा, ये लोग आगे बढ़ाते रहे। मतलब इस ढंग से वो आदिवासियों की ज़मीन थी जिसको इन्होंने कब्जा किया और आदिवासियों के हितैषी के रूप में खुद को प्रस्तुत करते रहे। खैर, ये मैडम ने एक बुक भी लिखना शुरू किया। 1996 में वो बुक पब्लिश हो गई और दुनिया भर के माओवादियों ने मिल करके उनका एक ग्रुप, जिसमें इनके सो कॉल्ड कजन एनडीटीवी के मालिक प्रणय राय भी शामिल थे, इन लोगों ने इनको मैन बुकर्स प्राइज दिलवा दिया। अच्छा खासा पैसा मिल गया मैडम को, ज़िंदगी मज़े से चलने लगी। जैसे ही इनको लगा कि अब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, तो प्रदीप कृष्ण से दूरी बनाना शुरू किया और इनके पहले के जितने भी रिश्तेदार थे, चाहे भाई हो, माँ हो या और कोई भी हो, सबको भूल गई, सबसे रिश्ता कट ऑफ कर लिया। उसके बाद इनको कुछ और भी अवार्ड्स मिल गए, कुछ और भी इन्होंने ऐसे लिखे, कुछ किताबें लिखी। इस ढंग से इनको ज़बरदस्ती फेमस कराया गया, खूब इनकी पब्लिसिटी कराई गई आगे का ध्यान में रख करके। और उसके बाद ये लगातार हमारे देश के बारे में जहर उगलती रहीं, अनाप शनाप बकती रहीं। बहुत सारे स्टेटमेंट्स इनके देखेंगे तो लगेगा कि बिल्कुल बेसलेस, आधारहीन है और वह इस देश को सिर्फ नुकसान पहुंचाने के प्रयोजन से। कहते नहीं है कि हांडी का एक चावल देख करके आप अंदाज लगा सकते हैं कि बाकी के चावल पके हैं या अर्ध पके हैं या अभी कच्चे हैं। तो एक उदाहरण आपको दिया, माओवादी चरित्र। इस मैडम के बारे में थोड़ी सहानुभूति भी होती है कि बचपन इनका बहुत कठिनाइयों से गुजरा हुआ है, लेकिन कठिनाइयों से गुजरा हुआ व्यक्ति देश के लिए अमूल्य धरोहर भी बनता है। हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पिताजी का भी जब ये बहुत छोटे थे तभी निधन हो गया था और बहुत कठिनाइयों के दौर से इनका भी बचपन गुजरा और इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया। यह भी कह सकते हैं कि ताशकंद में इनकी हत्या तक हो। आज के लिए इतना ही। अंत में एक बार फिर से आप लोगों से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध और निवेदन करता हूँ कि देश को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए संगठित होइए, एकजुट होइए, देश को मजबूत बनाइए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।